तो आज हम लोग बात करेंगे बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, और जिसमें सबसे ज़्यादा आज हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में। ठीक है, हम लोग बाकी थियरी भी देखेंगे, जैसे कि आपका क्रिस्टल फील्ड थियरी हो गया, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी हो गया, उन दोनों थियरी को भी हम लोग कवर करेंगे। बट आज के इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम लोग बात करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थियरी के बारे में। ठीक है, तो हेडिंग पहले मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। आज हम लोग क्या देखेंगे? बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन, बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स, है ना। ट्रांजिशन मेटल कॉम्प्लेक्स में बॉन्डिंग किस तरीके से की होती है वो हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इसको, और इसमें हम लोग सबसे पहले ये देखेंगे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या होता है। तो दोस्तों मैं बता दूं एक बात, 1930s के समय, 1930 की बात कर रहा हूँ मैं, उस समय 3 थियरीज आई थी मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स को लेकर के, जिसमें एक थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जिसको हम लोग VBT बोलते हैं, दूसरी थी आपकी CFT क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, और तीसरी थी आपकी MOT मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थियरी। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके तीनों को देखने वाले हैं, बट मे बी इस लेक्चर में हम लोग सिर्फ VBT ही कवर करेंगे, और बाकी के अनदर लेक्चर में हम लोग CFT और MOT को भी कवर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले VBT को समझने से पहले थोड़ा सा हम लोग, जैसे कि मैंने हेडिंग लिखा है, ये तो सब हेडिंग हो गया ना, ये VBT CFT MOT, हमने हेडिंग में क्या लिखा है? बॉन्डिंग इन ट्रांजिशन मेटल। तो ट्रांजिशन मेटल क्या होता है? आई होप आपको पता होगा, इनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं। ट्रांजिशन मेटल उन्हें बोलते हैं जो वैसे एलिमेंट्स को बोलते हैं ट्रांजिशन मेटल्स जो पार्शियली फील्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनके पास। बेसिकली मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ ताकि कन्फ्यूज़न क्लियर हो जाए, जिन बच्चों को ये नहीं पता है एटलीस्ट कि ट्रांजिशन मेटल किन को बोलते हैं। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मेटल्स, उन्हें बोलते हैं दैट हैव are elements that have partially filled d orbitals, partially filled d orbital। ठीक है, जैसे कि आप पीरियोडिक टेबल भी आप देखोगे, जैसे कि फॉर एग्जांपल ये अब हमारा पीरियोडिक टेबल हो गया। ठीक है, तो आप क्या पाओगे कि यहाँ पे आपके जितने भी मेटल्स होते हैं, मैं अभी एक एग्जांपल भी लेकर के बताऊंगा, ऐसा नहीं है कि आपको रट लेना है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स उन एलिमेंट्स को बोलते हैं जिसके पास पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल है। इसका मैं फील भी कराऊंगा कि क्यों इसको पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल को ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं, उसको हम लोग देखेंगे अभी। ठीक है, तो आप पीरियोडिक टेबल को आप देखिएगा तो यहाँ पे जितने सारे एलिमेंट्स होते हैं ना इस वाले फील्ड में, इस वाले सेक्टर में, वो सारे क्या होते हैं? आपके ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं। ठीक है, IUPAC ने क्या डिफाइन किया है ट्रांजिशन एलिमेंट को? कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज नथिंग बट एन एलिमेंट हैविंग D सबसेल दैट इज पार्शियली फिल्ड विथ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, IUPAC ने क्या कैसे डिफाइन किया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स को? उन्होंने कहा है कि एन एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास क्या है? एक D सबसेल है। ठीक है, एक D सबसेल, ऐसा D सबसेल जो कि इलेक्ट्रॉन्स तो भरा हुआ है उसमें, लेकिन पार्शियली, फुल्ली नहीं है। उसमें जो इलेक्ट्रॉन्स की जो फीलिंग है वो कम्प्लीटली नहीं है, वो क्या है? पार्शियली फील्ड है। जैसे कि मैं एक एग्जांपल यहाँ पे अगर लूँ, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे आयरन की एक एग्जांपल लेना चाहूँगा। ठीक है, आयरन को कैसे डिनोट करते हैं? Fe। एटॉमिक नंबर की संख्या कितनी हो गई? 26। एटॉमिक नंबर कितनी हो गई? 26। ठीक है, एटॉमिक नंबर को Z से भी डिनोट करते हैं। ठीक, तो अगर हम आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को लिखें तो क्या हो जाएगा? आर्गन 4s2 3d6। आई होप आप लोगों को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये सब चीज़ आता हो, नहीं आता है तो आप मेरे चैनल पर जा करके सर्च करिएगा IUPAC सॉरी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो आपको वहाँ पे पता चल जाएगा कि क्या होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, कैसे किसी भी पर्टिकुलर एलिमेंट का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे ड्रॉ किया जाता है, वो सब आपको पता चल जाएगा। ठीक है, फिलहाल मैं मान के चल रहा हूँ कि आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एटलीस्ट आता है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा आयरन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन
आर्गन 4:3d6। आप यहाँ पे नोटिस करोगे एक चीज़, यहाँ पे जो मैंने डी और वाइटल लिए हैं उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स गए? 6। आर्गन मतलब 18 टू 20 और 6 26। जब आप इसे ड्रॉ करोगे इस टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पे, what will you find? Look, 6 electrons, 1 2 3 4 5 and then 1 more 6। आप क्या पा रहे हो यहाँ पे कि इस पर्टिकुलर 3D ऑर्बिटल में क्या ये कंप्लीटली फील्ड है? नहीं है। आप देख रहे हो ना यहाँ पे ये सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, इसमें पेयर तो बना नहीं, तो ये इसको क्या बोलेंगे कि ये पार्शियली फील्ड है ना। तो आपका आयरन क्या कहलाएगा? आयरन एक आपका ट्रांजिशन एलिमेंट है, ट्रांजिशन मेटल है ना। तो अब आई होप आपको ये फीलिंग आ गई होगी कि ट्रांजिशन एलिमेंट किसको बोलते हैं, वो आपको समझ में आ गया होगा। वैसा एलिमेंट जिसके पास डी सबसेल हो और वो पार्शियली फील्ड हो इलेक्ट्रॉन के साथ, तो वैसे पर्टिकुलर मेटल को हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, बिल्कुल ही सिंपल क्लियर कट भाषा में बता दिया मैंने। और आयरन और टाइटेनियम बोथ आर मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स, है ना। इस बात को आप लिख सकते हो, टाइटेनियम एंड आयरन बोथ आर मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट, मोस्ट एबंडेंट ट्रांजिशन एलिमेंट्स बहुत पाया जाता है ना। आयरन तो आपको पता ही है, चारों तरफ मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, हर जगह यूज़ हो रहा है। और टाइटेनियम जो है आपका, ये भी बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। कहाँ यूज़ होता है? तो मेडिकल फील्ड में यूज़ होता है। बेसिकली जब हिप रिप्लेसमेंट करना होता है ना, आर्टिफिशियल हिप रिप्लेसमेंट करना होता है, तो इस टाइटेनियम का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो आप टाइटेनियम आपका मेडिकल फील्ड में और आयरन जो है आपका मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन साइड दोनों में काफ़ी यूज़ किया जाता है। तो ये मोटी मोटी बातें हो गई, मोटी बातें तो नहीं, थोड़ा लंबा डिस्कशन हो गया ट्रांजिशन मेटल पे। बट आई होप जो भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे होंगे एटलीस्ट उन्हें ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि ट्रांजिशन मेटल किसको बोल रहे हैं। ठीक है, थोड़ा बहुत ये फीलिंग आ गया होगा कि अच्छा, जो पार्शियली डी सबसेल ऑर्बिटल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स फील किए जाते हैं उन्हें बोल रहे हैं हम लोग। तो ये थोड़ा बहुत फीलिंग लेकर के चलोगे ना, तो आपको चीज़ें समझने में और आसानी होंगी। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं VBT के बारे में। ठीक है, तो जैसे कि मैंने बताया दोस्तों कि 3 थियरीज आई थी, थ्योरीज ऑफ मेटल टू लिगेंड बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स 1930s में, जिसमें वैलेंस बॉन्ड थ्योरी थी, CFT थी और MOT थी। तो आज हम लोग VBT को देखने वाले हैं। तो ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी क्या था, है ना, तो उसको हम लोग समझते हैं, एग्जाम्पल से समझेंगे। थोड़ा लेक्चर लंबा हो सकता है, बट अगर आप इस लेक्चर के साथ ठहरे रहोगे, अंत तक देखोगे, तो आपको वैलेंस बॉन्ड थियरी का सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ देखते हैं हम लोग वैलेंस बॉन्ड थियरी। आज हम लोग सिर्फ इसी पर चर्चा करेंगे, वैलेंस बॉन्ड थियरी पे। ठीक है, तो सबसे पहले कुछ पॉइंट्स हम लोग नोट डाउन करते चलेंगे और चीज़ों को समझते हुए भी चलेंगे। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है वो किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो हमारे पॉलिंग साहब के द्वारा। ठीक है, तो सबसे पहले थोड़ा बहुत ये सब चीज़ भी देखते चलेंगे। दिस थियरी वॉज डेवलप्ड बाई पॉलिंग। किसके द्वारा डेवलप किया गया था? तो पॉलिंग के द्वारा ये आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को डेवलप किया गया था। तो पॉलिंग ने क्या डिफाइन किया था वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को? कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेन कॉम्प्लेक्स आयंस। उन्होंने क्या बोला था पॉलिंग साहब ने कि जो जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो क्या कंटेन करते हैं? कॉम्प्लेक्स आयंस। ऑब्वियस ही बात है, हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में देखा भी था कि जो भी कॉम्प्लेक्स आयंस होते हैं वही उसमें हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर वगैरह ये सब निकालना भी देखा था हम लोगों ने। तो उन्होंने ये बोला कि जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है दैट बेसिकली कंटेन्स द कॉम्प्लेक्स आयंस। और कैसे एक दूसरे से कनेक्ट है? तो उन्होंने बताया कि जो लिगेंड्स है, जो हमारा लिगेंड्स है वो क्या फॉर्म कर रहा है? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कौन सा बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स फॉर्म कर रहा है। और किसके साथ बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? तो जो आपका मेटल अवेलेबल है। और मैं किस मेटल की बात कर रहा हूँ? तो ट्रांजिशन मेटल की बात कर रहा हूँ मैं, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया। तो उन्होंने क्या बोला कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स कंटेन कॉम्प्लेक्स आयंस इन विच लिगेंड्स फॉर्म कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स टू द मेटल।
है ना। तो और एक और बात, जो लिगेंड्स है आपका, जिसमें लिगेंड्स की बात कर रहा हूँ, वो लिगेंड्स मस्ट हैव अ लोन पेयर। अब लिगेंड के पास लोन पेयर ही नहीं होगा तो वो क्या डोनेट करेगा मेटल के साथ और क्या कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। तो यू नीड टू थिंक इट लाइक लिगेंड्स मस्ट हैव अ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड अब देखो दो कंडीशन है यहाँ पे। देखो बॉन्ड किसके किसके बीच बन रहा है, सिंपल भाषा है, मेटल और आपका लिगेंड के बीच में आपका बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, ठीक है, मेटल और लिगेंड के बीच में। तो लिगेंड के पास लोन पेयर होना चाहिए, एटलीस्ट एक लोन पेयर तो होना ही चाहिए डोनेट करने के लिए, बॉन्ड बनाने के लिए। और इस मेटल के पास, जो भी मेटल यहाँ पे है, मैं जनरल तौर पे एम लिख लिया हूँ यहाँ पे, उसके पास एम्प्टी ऑर्बिटल भी होना चाहिए। अरे भैया घर में जगह नहीं रहेगा तो कहाँ से रख पाओगे इलेक्ट्रॉन को, तो मेटल के पास भी क्या होना चाहिए, स्पेस होना चाहिए, आई मीन उसके पास भी एम्प्टी ऑर्बिटल होने चाहिए। तो यही बात मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कि लिगेंड्स मस्ट हैव ए लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड द मेटल मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल, ठीक है, एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ suitable energy, है ना, of suitable energy which is basically available for the bonding। मतलब वैसा एम्प्टी ऑर्बिटल चाहिए जो हमारे बॉन्डिंग के काम है ना, एक पर्टिकुलर सुटेबल एनर्जी का होना चाहिए, ठीक है। तो ये सिंपल भाषा में मैंने 3 पॉइंट्स लिखे, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बात करते हैं और आगे। तो यहाँ पे वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को थोड़ा सा और हम लोग एक्सपैंड करते हैं इसको। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी जो है आपका, ये एक और सिंपल भाषा में अगर मैं बोलूं कि द फॉर्मेशन ऑफ ए कॉम्प्लेक्स मे बी कंसिडर्ड एज अ सीरीज ऑफ हाइपोथेटिकल स्टेप्स। जैसे मान लीजिए मैंने एक एग्जांपल लिया कोबाल्ट का CO3+, मैंने एक आयन लिया, ठीक है, यहाँ पे कोबाल्ट एटम है ना। अगर मैं इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो नॉर्मल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखेंगे, सिर्फ अगर कोबाल्ट का लिखना हो तो आर्गन 4s2, और कोबाल्ट आपको पता होना चाहिए कितना नंबर पे होता है 28, ठीक है। तो आपका 20 हो गया और 3D, आई एम रियली सॉरी 27, माय बैड, 27, so it will be 3D7, okay, so 4s2 3D7। तो ये आपका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया कोबाल्ट का। और यहाँ पे चूंकि 3 पॉजिटिव है यहाँ पे, तो आपको 3 इलेक्ट्रॉन तो रिमूव करना पड़ेगा। तो कहाँ से निकलेगा, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो आउटर मोस्ट ऑर्बिट से निकलेगा और 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा डी ऑर्बिटल से। तो अब आपका ओरिजिनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या निकल करके आया, आर्गन 4s में तो 0 हो गया और 3D में कितना बच गया 6, क्योंकि मैंने 3 इलेक्ट्रॉन जो है वो निकाल दिए हैं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बन गया यहाँ पे 3D6। अब आइए इसको हम लोग ज़रा अरेंज करते हैं 3D6 को। तो जब आप 3D6 को अरेंज करोगे, यहाँ पे मैं दिखा दे रहा हूँ इलेक्ट्रॉन को, तो थोड़ा सा छोटा बना लेता हूँ। दिस इज योर 3D, देन 3D के बाद क्या आया था 4s, 4s के बाद 4p, 4p के बाद 4p के बाद फिर क्या आएगा 4D आएगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बना रहा हूँ, स्पेस नहीं है तो 5 1 2 3 4 5 1 2 3, ठीक है। तो यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं, ये क्या है आपका 3D है, ये 4s है, ये 4p है और ये वाला आपका 4D है, ठीक है। तो अभी हमारे पास कितना इलेक्ट्रॉन है 3D6, है ना। तो इस इलेक्ट्रॉन को हम लोग फिल कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड देन 1 हियर इज 6। तो ये आपका हो गया पर्टिकुलर, इस पर्टिकुलर CO3+ का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन विथ डायग्राम हियर, मतलब बोल सकते हो ना, मैंने यहाँ पर ऑर्बिटल्स को शो कर दिए, ठीक है। तो अगर ये पर्टिकुलर आयन जो मैंने यहाँ पे भी लिए हैं CO3+, अगर कोई भी 6 लिगेंड इसको मिल जाए तो ये क्या कर लेगा, कॉम्प्लेक्स बना लेगा। इफ दिस आयन फॉर्म्स अ कॉम्प्लेक्स with 6 ligands, then
6 एम्प्टी ऑर्बिट एटॉमिक ऑर्बिटल्स आर रिक्वायर्ड। मैंने क्या बोला अभी कि अगर ये पर्टिकुलर कोबाल्ट एट मेटल जो है 6 लिगेंड के साथ मिलकर कॉम्प्लेक्स बनाना चाह रहा है, इट मीन्स व्हाट कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स इस पर्टिकुलर मेटल आयन के पास 6 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स भी होने चाहिए। क्योंकि मैं अगर बोल रहा हूँ, बहुत ध्यान से समझना, कि अगर कोई भी आयन 6, जैसे यही आयन की मैं बात करूँ, कोबाल्ट अगर मान लो कि 6 लिगेंड के साथ मिलकर के कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, तो 6 लिगेंड, अगर एक लिगेंड 2 इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहे हैं तो 6 लिगेंड तो 12 इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे। तो एटलीस्ट आपको पता होना चाहिए ना कि एक जो ऑर्बिटल होता है वो 2 इलेक्ट्रॉन मैक्सिमम कैपेसिटी टू होल्ड 2 इलेक्ट्रॉन, तो 6 लिगेंड है मतलब वो 12 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मतलब हमारे पास कितने ऑर्बिटल्स होने चाहिए, कितने एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, 6 एटॉमिक ऑर्बिटल्स होने चाहिए, तब ना जाकर के आप उस 12 इलेक्ट्रॉन को रख पाओगे। तो ये पर्टिकुलर आयन 6 लिगेंड मिल करके कॉम्प्लेक्स तभी बनाएगा जब आपके पास 6 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स खाली होंगे। क्यों खाली होंगे? अरे भैया लोन पेयर रिसीव करोगे तभी ना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनेगा, तभी ना कॉम्प्लेक्स बोलोगे, इसलिए। सो क्या करेंगे? तो मैंने क्या बोला था शुरू में यहाँ पे कि आपके पास जो भी द मेटल मस्ट हैव एन एम्प्टी ऑर्बिटल ऑफ सूटेबल एनर्जी अवेलेबल फॉर बॉन्डिंग, खाली होना चाहिए, है ना। अब ये नहीं कि आप इसी में घुसाओगे इस 3D वाले में, कहाँ खाली है? तो खाली नहीं है। खाली कहाँ कहाँ पे है? तो 3D के बाद क्या आया? 4s, तो हाँ इसको यूज करेंगे। फिर 4p वाला भी खाली है, इसको भी यूज करेंगे। फिर 4d वाला खाली है, इसको भी यूज करेंगे। तो हमने क्या बोला कि इफ मान लो कि ये जो मैंने ऊपर आयन जो लिया है CO3+, ये एक कॉम्प्लेक्स बना रहा है कितने कितने लिगेंड के साथ? तो 6 लिगेंड के साथ। कितने लिगेंड के साथ? 6 लिगेंड के साथ अगर ये कॉम्प्लेक्स बना रहा है तो कम से कम कितने एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए? 6 एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल्स चाहिए। तो चलिए ले लेते हैं। तो एक तो हो गया आपका, मैं इसको शेड करते चल रहा हूँ, एक ये आप यूज करोगे, फिर 3 ये यूज कर लोगे 4, और 2 ये वाला यूज कर लोगे 6। तो आपने S का कितना यूज किया? 1, P का कितना यूज किया? 3, और D का कितना यूज किया? 2। तो इसको क्या बोल देंगे? sp3d2, sp3d2, है ना। अब क्या करेंगे? ये सारे एक दूसरे से मिल जाएंगे। अब यहाँ पे ये क्या, sp3d2 इज नथिंग बट इट इज हाइब्रिडाइजेशन। और आपको पता होना चाहिए कि हाइब्रिडाइजेशन में कैसे, मतलब ये आपका ये जो फॉर्म हुआ है, ऐसा नहीं है कि ये प्योर, जब भी आपका बॉन्ड बनेगा, जब आपका बॉन्ड बनेगा उस समय आपका जो लिगेंड का जो इलेक्ट्रॉन जो डोनेट कर रहा है मेटल को, है ना, तो वो इलेक्ट्रॉन जो लिगेंड ने डोनेट किया और मेटल यहाँ पे एक्सेप्ट कर रहा है, तो ऐसा नहीं है कि ये प्योर एस ऑर्बिटल में एक्सेप्ट करेगा। सबसे पहले क्या करेगा? ये एक हाइब्रिडाइज्ड बोल सकते हो इसको कि ये एक इक्विवेलेंट हाइब्रिड ऑर्बिटल्स पहले बनाएगा, एंड देन इलेक्ट्रॉन की फीलिंग्स होगी। मेरी बातों को बहुत ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रहा हूँ। मैं फिर से एक बार इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि एक लिगेंड ऑर्बिटल जो है, जो लोन पेयर डोनेट कर रहा है कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, वो कैसे बनाएगा कोऑर्डिनेट बॉन्ड? तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड हमेशा कैसे बनाएगा? तो एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स के साथ ओवरलैपिंग करके बनाएगा। ये क्या है? ये मैंने जो ड्रॉ किया है यहाँ पे, ये क्या है? कोबाल्ट का एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल है। जो भी मैंने यहाँ पे ड्रॉ किया, कोबाल्ट का एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल है। और ये एम्प्टी एटॉमिक ऑर्बिटल किसके साथ ओवरलैप करेगा? तो जो भी कोऑर्डिनेट, जो भी लिगेंड ऑर्बिटल के पास लोन पेयर हैं, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं, उनके साथ ओवरलैप करेगा। और ओवरलैप करके क्या बनाएगा? कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा, है ना। या बोल सकते हो कि सिग्मा बॉन्ड बनाएगा हर एक लिगेंड के साथ, है ना। तो यहाँ पे मैं इस चीज़ को लिख भी दे रहा हूँ ताकि आपको हो सकता है कुछ बच्चों को क्लियर ना हो, बट इफ़ आई विल राइट दिस स्टेटमेंट देन इट माइट बी क्लियर, है ना। और वीडियो को रिवाइंड करके देखोगे तो समझ में आ जाएगा मैंने क्या बोला है। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने ये लिख दिया कि एक S का यूज हुआ, 3 P का यूज हुआ और 2 D का यूज हुआ, है ना। और ये क्या होगा? ये तो बेसिकली हो गया आपका प्योर बोल सकते हो कि एम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल्स।
मतलब ये हाइब्रिडाइजेशन है, बट एक एस क्या हुआ, अगर मैं सिर्फ सिंगल एस की बात करूँ तो इम्प्टी ऑर्बिटल हुए ना, इम्प्टी बोल सकते हो, हाइब्रिड ऑर्बिटल हुए। अगर मैं सिर्फ पी की बात करूँ तो क्या हो गया, इम्प्टी हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया ना। लेकिन अगर 6 इलेक्ट्रॉन्स आ गए, है ना, 6 इलेक्ट्रॉन्स, और फिर ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी टू ऑर्बिटल्स, डी, मतलब देखो यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एक एस, फिर पी के 3, है ना, और फिर डी के 2, ये सब मिल जाएंगे, है ना, तो क्या बनाएंगे, sp3d2, sp3d2। और यही sp3d2 को हम लोग क्या बोलेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। और ये इक्विवेलेंट है, सबकी एनर्जी फिर क्या हो जाती है, बराबर हो जाती है। जब सारे मिक्स हो जाते हैं तो हर एक ऑर्बिटल की एनर्जी जो है वो सेम हो जाती है। ऐसा नहीं बोलोगे कि हाँ ये, अब मान लीजिए कि अब मैं जो बनाऊंगा ना यहाँ पे 6 डब्बे sp3d2, जब ऐसे लिख रहा हूँ, है ना, 3 2 5 1 6 ऐसे, तो यहाँ पे ये वाला भी sp3d2, ये वाला भी sp3d2, मतलब सारा sp3d2 हो जाएगा आपका, ठीक है। और दूसरी बात, यहाँ पे जो डी ऑर्बिटल्स यूज्ड होते हैं वो कौन से होते हैं, ध्यान में रहना। जैसे कि आपको पता होना चाहिए कि टोटल डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं ना, डी ऑर्बिटल्स 5 होते हैं ना, 5 डब्बे होते हैं। तो एक क्या होता है आपका एक्स वाई, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर। तो एक बात हमेशा दोस्तों याद रखना है कि यहाँ पे जो मैंने D2 लिया है, यहाँ पे बताया ना मैंने sp3d2, तो ये कौन सा 2 डी ऑर्बिटल को यूज़ किया गया है, ये कौन सा 2 डी ऑर्बिटल को यूज़ किया गया है। तो हमेशा याद रखना डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर का यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो ये बात रही। एक और बात यहाँ पे, जैसे कि मैंने बताया यहाँ पे कि यहाँ तो आपके सारे इलेक्ट्रॉन्स तो फिल हो चुके हैं, मतलब डब्बे खाली नहीं है आपके पास, ऑर्बिटल खाली नहीं है। तो हमने कौन सा ऑर्बिटल यूज किया, 4D वाला यूज किया। डी, यहाँ 3D में तो कोई भी खाली नहीं था ना, कहाँ खाली था, तो 4D में खाली था। तो इसको हम लोग बोलेंगे फुल इनर सेल। क्या बोलेंगे, फुल इनर सेल, सॉरी आई एम रियली सॉरी, या फुल इनर सेल बोलेंगे, या फिर इसको ये भी बोल सकते हो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलोगे, आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं हम लोग, यहाँ पे लिख लो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। हम लोग इसको आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि आउटर इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आपका 3D वाला तो खाली नहीं था, खाली कहाँ पे है, 4D में। तो इलेक्ट्रॉन कहाँ फिल होगा, डी वाले में, 4D वाले में। तो 4 तो बाहर हो गया ना, 3 अंदर हो गया, 4 बाहर हो गया। अगर कोई डी ऑर्बिटल अगर 3 वाला यूज करते तब हम लोग उसको बोलते इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। लेकिन यहाँ पे तो डी हमारा बाहर वाला यूज हो रहा है, जैसे कि मैं अभी आपको करके भी दिखा दे रहा हूँ। जैसे कि अभी आपने देखा होगा इससे पहले कि 3D में 5 था, 1 2 3 4 5, ये हो गया हमारा 3D, ये हो गया हमारा 4S, ये हो गया हमारा 4P, और यहाँ पे मैं बना दे रहा हूँ 4D, 1 2 3 4 5 4D, ठीक है। तो जब मान लीजिए कि कोई भी 6 लिगेंड को अगर मैं ले लूँगा और वो इस पर्टिकुलर कोबाल्ट के साथ बॉन्ड बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, तो ऑब्वियस सी बात है आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो पहले से 3D में क्या फील था उसको हम लोग यहाँ पे एक बार डिनोट कर देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6, ठीक है, 6 हो गया आपका, 6 इलेक्ट्रॉन था, 3D 6। अब हमें क्या करना है, 12 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे सजाना है, ठीक है, मतलब फील करना है। तो कैसे फील करेंगे, तो 12 इलेक्ट्रॉन है, तो मैंने क्या बोला था, एस वाला यूज करेंगे, तो एस वाला यूज कर लिए, 2 खत्म हो गया। फिर यहाँ पे कितने खत्म हो गए, 6 2 8 खत्म हो गए। एंड देन आपके पास ये आपके 12 टोटल इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। तो चलो मैंने ब्लैक से ही दिखा दिया, बट कोई नहीं, आप समझ रहे होगे ना। ये थोड़ा मैं इसको सेट कर देता हूँ यहाँ पे, ये डिनोट करने के लिए कि ये ही आपके, ये जो मैंने येलो कलर से सेट किया है, ये सब पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन कहाँ से आए हैं, लिगेंड ने डोनेट किया है। किसके साथ, मेटल के साथ। किस लिए, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ये तीनों को मिला देंगे तो क्या बन जाएगा, sp3d2।
तो चूंकि हमने जो यहाँ पे जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो तो 4D में भरे हैं। क्या हमने जो लिगेंड ने इलेक्ट्रॉन डोनेट किया था 12 इलेक्ट्रॉन, क्या हमने किसी भी इलेक्ट्रॉन को 3D में यूज किया है क्या? नहीं किया। हम लोगों ने कहाँ रखा? 4D में रखा, 4s में रखा, 4 में रखा, एक्चुअली में 4D में रखा। तो चूंकि 4D में रखते हैं इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और दोस्तों एक और बात आपको ध्यान में रखना है कि इन ऑर्बिटल्स की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है। तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स की जो एनर्जी होती है वो काफ़ी हाई होती है, इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं? हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स के नाम से भी जानते हैं। और ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। ये जो आपके जो हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है ना, नाम से ही पता चल रहा है ना। तो आपको ध्यान में रखना है कि आउटर, थोड़ा सा मैं लिख भी देता हूँ यहाँ पे, जो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स है इनकी जो एनर्जी होती है, द एनर्जी ऑफ दिस ऑर्बिटल्स इज क्वाइट हाई। इनकी जो एनर्जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, बहुत ज़्यादा होती है। और इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो काफ़ी रिएक्टिव भी होते हैं। सो आप लिख सकते हो यहाँ पे, सो दैट द कॉम्प्लेक्स विल बी रिएक्टिव, कॉम्प्लेक्स विल बी रिएक्टिव। ओके। और मैग्नेटिक मोमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो आपको पता होना चाहिए मैग्नेटिक मोमेंट कैसे निकाला जाता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या होता है? अंडर रूट ऑफ n/n+2 बोर मैग्नेटन, वेयर n इज नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो जितने ज़्यादा आपके नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतना ही मैग्नेटिक मोमेंट होगा। तो हमेशा दोस्तों याद रखना कि मैग्नेटिक मोमेंट किस चीज़ पे डिपेंड करता है? तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो इस पर्टिकुलर इसी एग्जांपल की मैं बात करूँ तो इस एग्जांपल में टोटल कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है? तो आप देख सकते हो ये तो पेयर्ड है, लेकिन क्या ये चारों पेयर्ड है? नहीं है। तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी हो गई? 4 हो गई। तो मैग्नेटिक मोमेंट निकाल सकते हो, आई होप निकाल सकते हो। आइए निकालते हैं। तो ये क्या हो गया? 4 × 4 + 2 विच इज इक्वल टू √24 बोर मैग्नेटा। ठीक है। तो ये हो गया। एक बात और याद रखना दोस्तों, जैसे इसी एग्जांपल की मैं बात करते हुए चलूँ ताकि सारा चीज़ क्लियर हो। इसमें जो 3D लेवल है वो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, मतलब इसी की बात कर रहा है, मतलब इस 3D लेवल कंटेंस, इस 3D लेवल की मैं बात करूं तो मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कितना है? तो जैसे कि मैं बता ही दिया कि 4 है ना। जैसे कि मैं एक और बात बता चुका हूं कि इसको sp3d2 है और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? हाई स्पिन भी बोलते हैं, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर इसको बोलते हैं स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स, या फिर लिख लो यहाँ पे, यहीं पे मैं लिख देता हूँ, हाई स्पिन या फिर स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? स्पिन फ्री कॉम्प्लेक्स। ठीक है। तो ये बात हो गई। तो सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ यही एक पॉसिबिलिटी है sp3d2? क्या ऐसा सर नहीं हो सकता है कि मैं डी वाला 3D वाला यूज करूँ कभी कभी इलेक्ट्रॉन्स को फील करने के लिए? बिल्कुल हो सकता है, ऑफ कोर्स हो सकता है। आपके पास मैं यहाँ पे ड्रॉ करके भी दिखा रहा हूँ, वो हम लोग आगे और पढ़ेंगे तो समझेंगे इस चीज़ों को, बट मैं सिचुएशन बता रहा हूँ कि ऐसा भी स्थिति होता है कि इलेक्ट्रॉन जो आपके 3D में फील होते हैं। जैसे कि ये हो गया, लेट सपोज है 3D, ये हो गया आपका 4s, ये हो गया आपका 4p ना, ये हो गया आपका 4d, 1 2 3 4 5, ये हो गया आपका 4d। ठीक है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आपके फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 and then I will fill with another color like 1 2 3 4 5 6। ऐसा भी हो सकता है ना, हो सकता है कि आप ये 3D का ये दोनों ले लें, एक इसका एक एस यहाँ से ले ले और 3p यहाँ से ले ले ना, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? D2sp3। क्या बोलेंगे? D2sp3। अब यहाँ पे sp3d2 नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे? D2sp3 बोलेंगे। और ये भी ऑक्टाहेड्रल ही होता है शेप में,
जैसा कि मैंने ऊपर भी बताया sp3d2 भी ऑक्टाहेड्रल है और d2sp3 भी ऑक्टाहेड्रल है। अब लेकिन इसको हम लोग बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्या बोलेंगे? इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। क्यों बोलेंगे इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इस बार मैंने जो यूज किया डी ऑर्बिटल्स वो 3 वाला यूज किया, 3D वाला, नहीं कि 4D वाला। जब 4D वाला यूज करेंगे तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, जब अंदर वाला यूज करेंगे तो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, 3D वाला आई मीन्स। या फिर इसी को हम लोग बोलते हैं लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। क्या बोलते हैं? लो स्पिन कॉम्प्लेक्स। ठीक है। और इनकी एनर्जी जो होती है वो काफ़ी लो, कम होती है, इसलिए इसको हम लोग इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं। ये कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं वो काफ़ी स्टेबल होते हैं एज कंपेयर टू आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एक बात याद रखना दोस्तों, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जो होता है वो स्टेबल होता है एज कंपेयर टू द आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स। और यहाँ आमतौर पे आप क्या पाओगे, आमतौर पे क्या मैक्सिमम टाइम ये पाओगे कि जितने भी मोस्ट ऑफ टाइम्स कि ये कॉम्प्लेक्स जो होते हैं, जो इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होते हैं, वो क्या होते हैं? डायमैग्नेटिक होते हैं। अब आप देख सकते हो ना, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे है क्या? नहीं है, सारे के सारे फील्ड है। तो n क्या हो गया? 0 हो गया। और जब मैग्नेटिक मोमेंट वाले फॉर्मूला जो मैंने ऊपर लिखाए हैं उसमें जब आप n की वैल्यू को पुट करोगे तो 0 आएगा। मतलब कॉम्प्लेक्स कैसा है? डायमैग्नेटिक। और अगर कुछ मैग्नेटिक मोमेंट का वैल्यू आ रहा है तो वो क्या है? पैरामैग्नेटिक है, पैरामैग्नेटिक है। ठीक है, तो ये बातें हैं। और ये सेम बातें आपके sp3 हाइब्रिडाइजेशन और dsp2 के साथ भी अप्लाई होता है। मैंने यहाँ पे सिर्फ ऑक्टाहेड्रल की बातें की हैं, है ना। मैं फटाफट यहाँ पे लिख ही देता हूँ। ये चीज़ आपके sp3 के साथ भी अप्लाई होता है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन के साथ भी, है ना। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जब होगा तो शेप क्या हो जाएगा आपका? टेट्राहेड्रल हो जाएगा। और एक होता है आपका dsp2। तो आप नाम से ही देख लो ना, डी मतलब कि पीछे वाला यूज हुआ है, अंदर वाला यूज हुआ है, ऐसे समझ लो ना कि 3D वाला यूज हुआ है ना। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो dsp2 होगा तो शेप क्या हो जाएगा आपका? स्क्वायर प्लेनर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्क्वायर प्लेनर। ठीक है, लेकिन दोस्तों मैं ये बता दूं कि ये जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, तो इतनी ही सी बातें थी वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में। मैंने काफ़ी डिटेल में कवर किया है, आप समझ सकते हो इस चीज़ को अच्छे तरीके से। तो यही है टोटल आपका वैलेंस बॉन्ड थियरी। और ये जो थियरी है ये कलर और स्पेक्ट्रा जो है कॉम्प्लेक्सेस के वो एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, ये थियरी हमें बताता है कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होता है इतना, है ना। ये हमें और क्या बताता है कि मैग्नेटिक मोमेंट कैसे कैलकुलेट किया जाता है। लेकिन ये वैलेंस बॉन्ड थ्योरी हमें ये नहीं एक्सप्लेन कर पाया कि मैग्नेटिक मोमेंट टेम्परेचर के साथ क्यों वैरी करता है। दिस इज द बिग क्वेश्चन। ठीक है, तो फिर बाद में क्रिस्टल फील्ड थ्योरी आया जिसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय। वी विल मीट इन द नेक्स्ट लेक्चर।